हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक कुमार और इस लेक्चर में मैं बात करने जा रहा हूं आपसे कुंट्स ट्यूब के बारे में। ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसके जरिए आप सॉलिड्स में भी साउंड की स्पीड निकाल सकते हैं। रेजोनेंस कॉलम मेथड जो हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में, उसमें आपने साउंड की स्पीड निकाली एयर कॉलम में। अब हम साउंड की स्पीड इवेलुएट करने जा रहे हैं एयर में, सॉलिड्स में। तो ये सेटअप है क्या, जरा देख लो। सब मैंने लिख रखा है यहाँ पे पहले। ये एक एयर चैम्बर है, इसमें एयर हवा भरी हुई है। इस यहाँ पे बॉटम में अभी रख दिया हमने लाइकोपोडियम पाउडर। लाइकोपोडियम पाउडर मतलब कि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, को कैरम बोर्ड वाला पाउडर कह सकते हो आप, जो कैरम बोर्ड में यूज करते हैं, जो बहुत लाइट होता है, हल्का होता है। तो अभी बेस पे हमने पाउडर की एक परत जमा के रखी हुई है। ये जो बॉल है ये मूवेबल है, स्लाइड कर सकता है, यहाँ आगे पीछे कर सकते हैं अपन। यहाँ पे ये पिस्टन, और पिस्टन से कनेक्टेड एक रॉड है जो अपने मिड पॉइंट पे क्लैंप किया हुआ है ना। हमने पढ़ा है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रेजोनेंस इन क्लैम्प्ड रॉड्स। तो ये वही है, एक रॉड है जिसका मिड पॉइंट क्लैम्प्ड है। ये हैमर जिससे हम हिट करेंगे तो यहां पे वाइब्रेशन सेटअप होंगी। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात कि रॉड को स्लाइटली हिट करेंगे अपन ताकि ये फंडामेंटल ओवरटोन में वाइब्रेट करे। तो पॉइंट नंबर 1 आपको ध्यान रखने की बात है कि ये जो रॉड है आपका, रॉड इज स्लाइटली स्टक। स्लाइड धीरे से हिट करेंगे अपन so that it resonates in fundamental overtone, so that it resonates in fundamental overtone। ये सारे टॉपिक जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एडवांस में भी दिख सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सेट एक्सपेरिमेंटल सेटअप ज्यादातर जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ओवरटोन एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस ज्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं जेई मेन के लिए, जो स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट्स है। तो पहली बात ध्यान रखनी कि रॉड को हम हैमर से, इस हथौड़ी से हल्के से हिट करेंगे ताकि ये फंडामेंटल ओवरटोन में वाइब्रेट करे। अब अगर रॉड में स्टैंडिंग वेव जनरेट होंगी तो रॉड के एक एंड पे कनेक्टेड पिस्टन है तो पिस्टन भी रेजोनेट करेगा। क्लियर है पॉइंट ये? तो सेकंड चीज ध्यान रखनी है आपको कि पिस्टन विल आल्सो रेजोनेट, पिस्टन विल आल्सो रेजोनेट विद द रॉड। तो जैसे से मैं लिखवा रहा हूं, मेरे साथ साथ आप भी लिख लें। पॉइंट नंबर 2, पिस्टन भी रेजोनेट करेगा। अब सोचो आपके, अगर ये पिस्टन रेजोनेट करेगा तो ये एयर चेंबर के अंदर ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन भेजेगा, है ना। पिस्टन अगर आगे जाके लौटेगा तो ये पिस्टन इधर जाएगा तो रेयर फ्रैक्शन, मतलब पिस्टन के वाइब्रेशंस की वजह से इसके अंदर चेंबर में जो एयर है उसमें वेव जनरेट होंगी, लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन जनरेट होंगी। इसलिए पिस्टन का रेजोनेंस जनरेट करेगा इस एयर कॉलम में कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन वेव्स, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो रेजोनेंस ऑफ पिस्टन, रेजोनेंस ऑफ पिस्टन will send compression and rarefaction waves। ये एक लाइन में शब्द में लिखता मैं लॉन्गिट्यूडनल भी लिख सकता हूं, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन वेव्स। पिस्टन वाइब्रेट करेगा, रेजोनेट करेगा अगर तो इसके अंदर कंप्रेशन रेयरफैक्शन जाएंगी, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव आ गई। तो एक वेव आ रही है पिस्टन से, वो वेव टकरा के लगातार आ रही है, वो रेजोनेट कर रहा है रॉड। एक वेव आ रही है पिस्टन से और वॉल से टकरा के लौटेगी दूसरी वेव, तो दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होगा, है ना। तो पिस्टन ने एक वेव भेजा, इंसिडेंट वेव, वो टकरा के लौटी, तो टकरा की जो रिफ्लेक्टेड वेव लौटेगी और जो इंसिडेंट है, इन दोनों में इंटरफेरेंस होगा तो स्टैंडिंग वेव्स जनरेट हो जाएंगी इसके अंदर, मतलब नोट्स, एंटीनोट्स, नोट्स, एंटीनोट्स, इस तरह की चीजें मिलेंगी आपको। तो पिस्टन में, रॉड में भी स्टैंडिंग वेव है, रॉड में भी स्टैंडिंग वेव है, हमने पढ़ा क्लैम्प रॉड में स्टैंडिंग वेव, और इस एयर कॉलम के अंदर भी स्टैंडिंग वेव जनरेट हो गई पिस्टन की वजह से। तो फोर्थ पॉइंट क्या ध्यान रखना है हमें, स्टैंडिंग वेव्स विल फॉर्म ऑन रॉड। तो क्लैम्प्ड रॉड पे स्टैंडिंग वेव्स बनती है, तो चर्चा हम कर चुके हैं। एंड इन एयर चेंबर, एंड इन एयर चेंबर।
कोई बोले कि स्लाइडेबल वॉल की जरूरत क्या है, मान लो कि वेव्स आई टकराई, स्टैंडिंग वेव्स बनने के लिए पर्टिकुलर लेंथ की जरूरत पड़ती है ना, λ/4 3 λ/4 ये सब पढ़ा हुआ है हमने। तो भाई यहां पे टकरा के लौटेंगी तो हो सकता है कि पर्टिकुलर लेंथ ना हो, इसलिए रॉड इस वाले वॉल को स्लाइड करके हम स्टैंडिंग वेव की कंडीशन ला सकते हैं। स्टैंडिंग वेव के समय अचानक बहुत तेज साउंड अगर दिख जाए तो वो स्टैंडिंग वेव है आपकी, है ना। तो स्टैंडिंग वेव की बात कर रहे हैं अगर अपन, तो यहाँ पे ये फिक्स अगर रहता तो हो सकता है कि वेव स्टैंडिंग वेव टकरा के लौटे, इंटरफेरेंस हो, फिर भी स्टैंडिंग वेव ना बने। स्टैंडिंग वेव के लिए फंडामेंटल ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, एक पर्टिकुलर लेंथ की पड़ती है जरूरत। वो लेंथ अगर यहाँ पे नहीं है, इसलिए तो रॉड को, वॉल को हम आगे पीछे स्लाइड करके वो लेंथ ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको स्लाइडेबल वॉल रखा हमने। अब देखो स्टैंडिंग वेव जनरेट होंगी अगर, तो रॉड का तो मैं डिस्प्लेसमेंट वेव बनाता हूं, चलो देखो इधर। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट का, ये कौन सा वेव बना रहा हूं मैं, ये कौन सा वेव बना रहा हूं इधर, ये क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेव, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, ये क्लैम्प्ड है, तो यहां पे नोड हो गया डिस्प्लेसमेंट का, ये कुछ ऐसा। और यहां पे अगर बनेंगी वेव्स अगर, तो यहां अगर स्टैंडिंग वेव जनरेट होंगी तो यहां पे नोड्स हैं, एंटी नोड्स ऐसे बनेंगे। तो एंटी नोड्स पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी। डिस्प्लेसमेंट वेव की बात करूं अगर मैं, तो पाउडर उड़ेगा, और नोड्स पर डिस्प्लेसमेंट होगी 0, तो वहां का पाउडर वहीं पे रहेगा। तो जैसी स्टैंडिंग वेव्स बनेगी तो बहुत सारे पाउडर्स उड़ेंगे इसके अंदर, और ये जो लाइको बॉडी पाउडर दिख रहा है आपको, वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा एक हीप के तौर पे। ये प्रैक्टिकल सेटअप है ये। देखो जहां पे हीप बना है वो पॉइंट कौन सा होगा, नोड होगा। ये नोड्स हैं, नोड पे ही पाउडर का हीप मतलब जमा हो रहा। नोड्स पे ही पाउडर का हीप क्यों बनेगा, क्योंकि नोड्स के अलावा बाकी जगहों पे तो पाउडर्स उड़ रहे होंगे, एंटी नोड्स पे या बाकी जगहों पे तोड़ रहे होंगे। जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगी वहीं वाला पाउडर रहेगा। तो जहां जहां से इधर उधर से उड़ के पाउडर आएगा अंदर, जैसे पाउडर नोड पे पहुंचेगा तो नोड पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वहां पे जमा होता चला जाएगा। तो नोड वाले पॉइंट्स पे आपको पाउडर का हीप मिलेगा, हीप बना हुआ मिलेगा। आप ध्यान दें, इसके अंदर चेंबर के अंदर साउंड की स्पीड है मान लो Vs, और दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ का हाफ होता है। तो इसे बोल सकता हूं मैं लैम्डा, एयर चेंबर के लिए लैम्डा ए लिख देता हूं, लैम्डा A/2, ए फॉर एयर चेंबर, स्मॉल ए लिख दिया मैं एयर चेंबर के लिए। मतलब अंदर में साउंड, एयर कॉलम में साउंड की स्पीड कितनी होती है हमें मालूम है, और यहां पे जो स्टैंडिंग वेव जनरेट हुई है उसकी वेवलेंथ कितनी है, तो दो नोड्स के बीच में दूरी है लैम्डा A/2। ये दूरी हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो ये नाप लेंगे तो लैम्डा A/2 बराबर जो भी डिस्टेंस है, तो लैम्डा यहां से वेवलेंथ मिल जाएगी। और इस रॉड में अगर बात करें, यहां पे रॉड में, तो ये डिस्टेंस कितनी है, लैम्डा R/4। ये डिस्टेंस कितनी है, लैम्डा R/4, है ना। नोड की बीच की दूरी λ/4 होती है। रॉड में जो साउंड जनरेट हुई, साउंड की वेलोसिटी मान लेते हैं VR, और रॉड में जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा R। इसके अंदर एयर कॉलम में साउंड की स्पीड Vs, जो हम जानते हैं कितनी होती है, और यहां जो स्टैंडिंग वेव बनी उनकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो वेवलेंथ यहां से निकाल सकते हैं। दो नोड के बीच की दूरी मान लो 10 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल अगर ये दो नोड की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो लैम्डा A/2 बराबर 10 सेंटीमीटर, लैम्डा आ जाएगा 20। इसलिए यहां से दो नोड्स के बीच की दूरी मेजर करके आप जो स्टैंडिंग वेव्स बनी है एयर चेंबर के अंदर, आप उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, है ना। चलो निकाल लिया हमने। तो हमें वहां से मालूम है क्लैम्प्ड रॉड में वेवलेंथ निकाल, फंडामेंटल ओवरटोन में ऑसिलेट कर रहा है तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं आप यहां से। ये जो दूरी है आपकी यहां से यहां आधी दूरी L/2 मिड पॉइंट पे क्लैम्प किया ना हमने, तो आधी दूरी जो है L/2 वो लैम्डा R/4 के बराबर, तो यहां से लैम्डा R मिल जाएगा। तो क्या क्या चीजें मालूम है इस सेटअप में, देखो चेंबर के अंदर स्टैंडिंग वेव्स की वेवलेंथ मालूम है, चेंबर के अंदर साउंड की वेलोसिटी मालूम है क्योंकि एयर है, एयर में साउंड की वेलोसिटी मालूम है हमें। अब चेंबर के बाहर आए तो रॉड में जो बनी है स्टैंडिंग वेव्स उसकी वेवलेंथ मालूम है। रॉड की जो आधी लेंथ है L/2 वो लैम्डा R/4 के बराबर, तो ये भी मालूम है। लेकिन रॉड के अंदर साउंड की स्पीड VR कितनी है वो नहीं मालूम, वो निकालना है। तो वो कैसे निकालें, बाहर के सेटअप और अंदर वाले सेटअप में कॉमन क्या है, फ्रीक्वेंसी।
क्योंकि जो वेव जनरेट करेगा फ्रीक्वेंसी वही दौड़ेगी हर जगह। तो जो फ्रीक्वेंसी बाहर में होगी वही फ्रीक्वेंसी अंदर में होगी। तो जो फ्रीक्वेंसी रॉड में होगी वही फ्रीक्वेंसी एयर चेंबर में, स्मॉल एयर के लिख रहा हूं मैं। फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी बराबर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो रॉड में फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव इन द रॉड बाय वेवलेंथ ऑफ द रॉड, लैम्डा। देखो लैम्डा मालूम है, यहां से देख के निकाल सकते हैं अपन। और एयर चैम्बर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड vs और वेवलेंथ लैम्डा है। अब इस इक्वेशन में आप देखिए vs लैम्डा है, लैम्डा ये है अननोन, ये नोन है, ये हमें पता है। तो ये जब ये तीन चीजें पता है तो यहां से आप वेलोसिटी ऑफ रॉड भी निकाल सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? ये मतलब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के जरिए हमने किसी सॉलिड में भी साउंड की स्पीड निकाल ली। ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तो हमें सॉलिड में साउंड की स्पीड का फॉर्मूला तो मालूम है, जो हमने शुरू में ही पढ़ा था। तो पुराने वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि √y/ρ मॉडुलस। लेकिन एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिसके जरिए हम साउंड की वेलोसिटी निकाल सकें सॉलिड के अंदर, तो वो ये है आपका कून्स ट्यूब। तो जल्दी से रिकॉल करवा दूं क्या क्या बताया मैंने। क्लैम्प्ड रॉड और एयर चैम्बर। क्लैम्प्ड रॉड रेजोनेट करेगा तो पिस्टन रेजोनेट करेगा, पिस्टन भेजेगा अंदर कंप्रेशन रेयरफैक्शन वेव, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो टकराएंगी स्लाइड वॉल से, और इंसिडेंट के साथ जब इंटरफेरेंस होगा तो बनेगी स्टैंडिंग वेव। नहीं बन रही तो चेंबर को आगे पीछे करिए ताकि उतनी लेंथ मिले स्टैंडिंग वेव बनने लायक। तो जैसे स्टैंडिंग वेव बनेगी, जो हमने बॉटम पे जो लाइकोपोडियम पाउडर रखा था, छोटे छोटे पार्टिकल्स वाला पाउडर, वो उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन नोड वाले पॉइंट पे पाउडर स्टेशन है, नोड पे डिस्प्लेसमेंट वेव की बात करूं अगर, तो नोड पे वो रेस्ट में रहेगा पार्टिकल, इसलिए सारे पाउडर उड़ने शुरू होंगे और नोड पे पहुंचेंगे तो वहां से नहीं उड़ेंगे, क्योंकि नोड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। इसलिए पाउडर का हीप जो है वो जमा हो जाएगा नोड्स पे। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, तो ऐसा आपको डायग्राम वो बना हुआ दिखेगा आपको। जो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की दूरी मेजर कर ली हमने, तो यहां से वेवलेंथ मिल गई कि चेंबर के अंदर स्टैंडिंग वेव्स की वेवलेंथ कितनी है। बाहर में रॉड में जो स्टैंडिंग वेव्स बनी है उसकी वेवलेंथ तो आप यहां से निकाल सकते हैं। रॉड की जो आधी लेंथ है वो λr/4 के, तो λr भी मालूम है आपको। चेंबर के अंदर साउंड की वेलोसिटी मालूम है। एयर कॉलम, क्योंकि चेंबर के अंदर एयर कॉलम है, एयर कॉलम्स में साउंड की स्पीड हमें मालूम है। तो जो फ्रीक्वेंसी यहां से हैमर हिट करेगा, जो फ्रीक्वेंसी यहां जनरेट होगी रॉड में, वही फ्रीक्वेंसी होगी अंदर में। फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, अंदर में स्टैंडिंग वेव्स आई है रॉड की वजह से, इसलिए रॉड की फ्रीक्वेंसी और अंदर चेंबर के अंदर फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को मैंने एक वेट कर दिया, तो यहां से आप रॉड की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये सिनॉप्सिस था पूरे क्लास का जो आज मैंने आपको बताया। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। जेईई एडवांस में डायरेक्ट कून्स ट्यूब पूछ दें, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। जेईई मेन में इसके आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। छोटा सा सेटअप था, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।